गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो प्राइमरी सेक्शन के ऊपर जैसे ही हम मिडिल सेक्शन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री पोर्शन में वो टॉपिक हमारा ऐड हो जाता है और आगे जितने भी हायर एजुकेशन में हम जाते हैं और अगर हमारा बेस आर्ट्स का रहता है, हिस्ट्री पोर्शन का रहता है, तो निश्चित तौर पर वह टॉपिक हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिएगा, आज का जो हमारा विषय है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। देखिएगा, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख शासकों की हम चर्चा करेंगे, उनके शासनकाल की और उनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य अपने आप अस्तित्व में नहीं आया। मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व में आने के पीछे की कुछ घटनाएं जिनको हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो शुरुआत मैं करूंगा वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और ये जो वैदिक सभ्यता है इसके बारे में हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है उसकी स्थापना का श्रेय या स्थापना करता जो है वो आर्यों को माना जाता है। आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की और वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता। यहीं से भारतीय समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था जन्म लेती है, वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आती है। और वर्णो व्यवस्था की बात करें हम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जन्म पर आधारित न होकर कर्म प्रधान थी, यानी कर्म पर आधारित थी। उसमें हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता था वो सीधे सीधे उस वर्ण से संबंधित हो जाता था। और कहीं पर ये ऐतिहासिक तथ्य भी सामने आता है कि एक परिवार के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग हो सकते थे। जैसा उनका कर्म होता था वही उनके वर्ण को निर्धारित करता था। तो यहाँ पर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में छोटे छोटे जनों का निर्माण हुआ। जन यानी लोगों के समूह, जन। और आगे चल करके यही जन जो है वो जनपदों का रूप ले लेते हैं, क्योंकि जब वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर ऋग वैदिक काल जो था वो कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। और जब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो वहां पर वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म पर आधारित होने लगी। यानी कि जो क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे, उनका कार्य होता था शासन करना। वैदिक काल यानी वैदिक काल को हम सीधे रूप में ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंदर शासक का कार्य न केवल शासन करना था, वो आज के शासक की भांति नहीं था। उसका कार्य था अपने उस एक समूह, जो लोगों का एक जन का समूह है, उस समूह का शासन व्यवस्था में सहयोग करना। कर ऐच्छिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंदर जटिलताएं आने लगी, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी, महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे उत्तरोत्तर दयनीयता की ओर बढ़ने लगी। साथ ही साथ ये जो भेदभाव की जो प्रथा है या भेदभाव का जो भाव है वो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ और वहीं पर शासक वर्ग जो है वो प्रभाव में आया, उनकी प्रभाविता बढ़ गई। तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जनों का रूप जनपदों ने ले लिया और यही जनपद आगे चल करके अपने से कमजोर और छोटे जनपदों को धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करने लगे। और उसके बाद में जो काल आया वो महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद काल। महाजनपद काल। और महाजनपदों की बात करें तो महाजनपदों की संख्या 16 महाजनपद भारत में अस्तित्व में आए और इनकी सर्वप्रथम जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। और साथ ही साथ जैन धर्म ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, उसमें भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। हम पौराणिक ग्रंथों की, आध्यात्मिक ग्रंथों की बात करें तो महाभारत के अंदर भी हमें इन जनपदों की जानकारी मिलती है। इन जनपदों के बारे में और भी विस्तार से हम उस टॉपिक पर पढ़ेंगे जब हम महाजनपदों की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य तक आपको लाने के लिए मैं सारी चीजें जो उसके बैक में रही हैं, उसके पूर्व में रही हैं, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहा हूं। महाजनपद काल जो प्रारंभ हुआ उसमें बहुत से जनपद
जिसमें मगध है, काशी है, ऐसे बहुत से जनपद अस्तित्व में आए और 16 महाजनपद थे। लेकिन इन जनपदों ने भी अपनी शक्ति का विस्तार किया और सबसे ज्यादा विस्तार जो हुआ वो मगध जनपद का हुआ, मगध महाजनपद का। और मगध महाजनपद हर्यक राजवंश के समय में एक साम्राज्य का रूप ले लेता है, एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। मगध जनपद यानी महाजनपद से ये रूप ले लेता है एक साम्राज्य का, और मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है हर्यक वंश को। इसके बाद में हर्यक वंश के बाद में जो दूसरा वंश आता है वो है साहब आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद में जो अन्य राजवंश अस्तित्व में आया वो था नंद वंश। नंद वंश, और नंद वंश के संस्थापक रहे हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, और महापद्मनंद के बाद उत्तरोत्तर जैसे जैसे नंद वंश के शासक आगे बढ़ते रहे उसमें एक नाम निकल करके आता है घनानंद का। घनानंद, घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक नए राजवंश जो भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब कुछ छोटी सी जानकारी मैं आपको घनानंद और नंद वंश के बारे में देना चाहूंगा। घनानंद एक विलासी शासक था। इसने अपने विलासिता को परिपूर्ण करने के लिए जनता पर बहुत ज्यादा कर का भार बढ़ा दिया, यानी जनता इसके अत्याचारों से बहुत अधिक पीड़ित थी, दुखी थी। और उसी समय में ये एक धर्म सभा का आयोजन करते हैं अपनी राजधानी, यानी कि आपको बात कहें मगध की जो राजधानी रही है वो रही है गिरिव्रज। यहां एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता है। किंवदंतियां हैं, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए उसे जानेंगे कि वहां पर एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता है, क्योंकि आपको ये बैक में जाकर जानने की जरूरत पड़ेगी क्या जरूरत थी चाणक्य को एक मामूली से चंद्रगुप्त मौर्य या एक मामूली से बालक को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत के अखंड भारत के शासक के रूप में स्थापित करना, क्या जरूरत थी? उसके बैक में एक थोड़ी सी किंवदंती है, ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है, लेकिन आप लोग जान लीजिए इस चीज को। घनानंद द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता है जहां बहुत बड़े बड़े धर्म के जो ज्ञाता थे उनको आमंत्रित किया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि चाणक्य जो थे वो धर्म में परिपूर्ण थे, काफी अच्छे जानकार थे, किंतु वो बहुत अधिक कुरूप थे। उनका जो रूप था वो उतना अच्छा नहीं था। तो जब उनको वो अपनी सभा में देखते हैं तो घनानंद उनका उपहास करते हैं और उन्हें वहां से बेइज्जत करके वो सभा छोड़कर जाना पड़ता है। और तभी वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि भाई मैं नंद वंश को समाप्त कर दूंगा और एक नए वंश की स्थापना करूंगा। इस प्रकार की बातें आपने कई बार सुनी होगी, कहीं पर आपने देखा होगा, जाना होगा। तो वहीं पर उस प्रतिज्ञा की बात आती है और चाणक्य द्वारा एक साधारण से बालक को मगध का एक बहुत प्रभावशाली और एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में वो मगध को देता है। अब देखेंगे घनानंद के समय में यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण होता है और इस आक्रमण के दौरान हम देखते हैं कि सिकंदर जो विश्व विजय के उद्देश्य या लक्ष्य लेकर के निकला था और इस घनानंद के साथ में उस मतलब मगध पर जब आक्रमण करता है सिकंदर, भारत पर आक्रमण होता है, उस समय में मगध का शासक घनानंद होता है। अब देखिएगा साहब, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद वंश का मौर्य वंश का संस्थापक है और अपने गुरु जिनका नाम है आचार्य चाणक्य, उनकी सहायता से मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। और जैसे कि आपको पता है कि सिकंदर के पश्चात यूनान के उत्तराधिकारियों का विभाजन होता है और उसमें एक नए व्यक्ति का नाम उभर कर आता है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर भी अपने पूर्ववर्ती शासक की भांति भारत विजय के सपने को लेकर के भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार उसका सामना होता है मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से। और विश्व प्रसिद्ध है ये
ऐतिहासिक तथ्य कि सेल्यूकस निकेटर जो है इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ परास्त हो जाता है और अपने गुरु और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से कुछ संधि कर लेता है समझौते के तौर पर। और उस समझौते की पहली शर्त ये होती है कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है जिसका नाम है हेलेना, उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है हेलेना के साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ प्रदेश जो सेल्यूकस निकेटर के नियंत्रण में होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को, जैसा कि हम है अपनी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के अनुरूप देखें तो जैसे कह सकते हैं हम कि दहेज के रूप में वो क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के क्षेत्र, बलूचिस्तान और कुछ क्षेत्र यानी गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र भी उन्हें प्राप्त होते हैं सेल्यूकस निकेटर से। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी भेंट स्वरूप प्रदान करता है। 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर अपने एक राजदूत को, जिसका नाम है मैगस्थनीज को राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। यहां मैगस्थनीज के बारे में बताना चाहूंगा, यह पहला राजदूत था। और साथ ही ये जो विवाह की बात हुई है चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह, यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जा सकता है। यानी भारत की सीमा से बाहर निकल करके भारत के किसी शासक ने किसी विदेशी के साथ में विवाह संबंध स्थापित किए थे। तो इस प्रकार हम यहां देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं और अपने वैवाहिक संबंध के कारण बहुत बड़े एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। और अखंड भारत का जो स्वप्न है, सर्वप्रथम जो देखा गया अखंड भारत के साम्राज्य का स्वप्न, वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही पूरा किया गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य भारत विजय के लिए भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए निकलते हैं और इनका साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल चुका था और दक्षिण भारत तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। इसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ एहनानुरु और महनानुर से प्राप्त होती है। और इन्हीं ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अंगीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है भद्रबाहु के संपर्क में आने के पश्चात। और जीवन का अपना जो अंतिम समय है वो श्रवण बेलगोला में व्यतीत करता है और वहीं पर उपवास विधि से वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ये बात रहती है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में अखंड साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक, मौर्य वंश का संस्थापक, उनके प्रधानमंत्री चाणक्य हैं, जो कि अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य की ही एक रचना है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, किंतु वो पूरी तरह से राज व्यवस्था यानी एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत अधिक प्रभाव था, चंद्रगुप्त मौर्य पर बहुत अधिक प्रभाव था अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य का। इसके पश्चात हम अगले शासक की अगर बात करें तो वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो मगध के राज सिंहासन पर बैठते हैं उनका नाम है साहब बिंदुसार। और बिंदुसार को यूनानी लेखक जो है वो अमित्रचेट्स की उपाधि देते हैं। अमित्रचेट्स की उपाधि से यूनानी लेखकों द्वारा इन्हें संबोधित किया जाता है। और इससे अगर हम समझना चाहें तो उसे कहते हैं अमित्रघात। ठीक है ना, बिंदुसार। और इनके बारे में भी एक किंवदंती है जिसके बारे में मैं आपको ये चीज शेयर करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि बिंदुसार जो है इनके नाम के संदर्भ में बिंदुसार इनका नाम क्यों पड़ा, तो ऐसा कहते हैं कि जन्म के समय इनके मस्तक पर एक बिंदु का निशान था, इसी वजह से इनको बिंदुसार नाम दिया गया। और ऐसा भी कई जगह पर पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि बिंदुसार पहला सीजेरियन राजा था भारतीय इतिहास का, कि उनका जो जन्म हुआ वो उनकी माता की मृत्यु के पश्चात हुआ। यानी कि आचार्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को हर परिस्थिति में तैयार करने के लिए प्रयासरत रहते थे कि कैसी भी परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, क्योंकि एक राजा होता है उसके प्राणों की बहुत अधिक कीमत होती है। और उसके जो विरोधी होते हैं, जो उसके साथ में नहीं है या उसके खिलाफ साजिश करते हैं, ऐसे लोगों से बचाने के लिए चाणक्य निरंतर प्रयासरत था। और ऐसा कहते हैं कि चाणक्य अपने
चंद्रगुप्त मौर्य की दिनचर्या के अंदर उनका जो भोजन होता था, उस भोजन के अंदर अल्प मात्रा में थोड़ा करके विष भी उन्हें दिया करते थे, ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसी परिस्थिति बने कि किसी कारणवश चंद्रगुप्त मौर्य को विषैला भोजन किसी के द्वारा प्रस्तुत कर लिया जाए तो उस विष को सहन करने की शक्ति उनके शरीर के अंदर विकसित हो जाए। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा ही एक दिन भोजन परोसा गया, आचार्य चाणक्य के द्वारा उस भोजन को विष डाल करके तैयार किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, लेकिन गलत वश या गलती से वो भोजन जो है गर्भवती जो पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो उसे ग्रहण कर लेती है और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और तब आचार्य चाणक्य ही उस बिंदुसार का जन्म शल्य क्रिया द्वारा करवाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि बिंदुसार जो है वो भारतीय इतिहास का पहला राजा है जो शल्य क्रिया द्वारा, यानी कि एक नेचुरल प्रसव क्रिया द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ, शल्य क्रिया द्वारा जन्म हुआ। लेकिन इन बातों में हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं बिंदुसार की, जिनको यूनानी लेखक अमित्रचेट्स की उपाधि देते हैं, और इन्हीं को जैन धर्म के अंदर सिंह सेन की उपाधि भी प्रदान की गई है, सिंह सेन। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अंगीकार किया था, तो कहीं ना कहीं जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में भी बिंदुसार का जिक्र है और उनको सिंह सेन के नाम से संबोधित किया जाता है। बिंदुसार जिन्हें एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत के रूप में अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुआ था, और इनके संबंधों की अगर हम बात करें, विदेशी संबंधों की बात करें, तो इनके विदेशी संबंध अपने पिता से भी अच्छे थे विदेशों के साथ में। जैसे कि आपको बात करें फिलाडेल्फस जो यूनानी शासक थे, उन्होंने एक राजदूत जिसका नाम है डायमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। और मिस्र के शासक की बात करें, मिस्र के जो शासक थे उन्होंने डायनेसियस नामक राजदूत को इनके दरबार में भेजा, और इन्हीं मिस्र के शासक से बिंदुसार ने कुछ चीजों की मांग भी की थी, जिसमें सूखी अंजीर है, मीठी शराब है, और दार्शनिकों की मांग की थी, जिसमें से मिस्र के शासक ने उन्हें सूखी अंजीर और मीठी शराब तो भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक ये कहकर के नकार दिया दार्शनिकों की मांग को कि भाई हम दार्शनिकों का जो है वो व्यापार नहीं करते हैं, या दार्शनिकों को हम नहीं बेच सकते। इस प्रकार की बात अपने ध्यान में रहेगी, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मिस्र के शासक से बिंदुसार ने किन किन चीजों की मांग की थी और कौन सी चीजें उन्हें प्राप्त हुई और कौन सी चीजें प्राप्त नहीं हुई। बिंदुसार ने भी आगे चल करके आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था, आजीवक संप्रदाय को अंगीकार कर लिया था, आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। और बिंदुसार जो हैं, बिंदुसार के पश्चात अगर बात करें तो मौर्य वंश का सबसे प्रभावशाली, सबसे अधिक प्रसिद्ध और जिसे महान की उपाधि प्रदान की गई, और वो शासक होता है अशोक। मौर्य वंश का सबसे अधिक पॉपुलर और सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक अशोक, जिसे अशोक महान की उपाधि भी दी गई है। अशोक जो कि अपने कई भाइयों का वध करके और मगध के साम्राज्य को प्राप्त करता है और अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मगध का शासक बन जाता है। तो जब बिंदुसार गद्दी पर थे उस समय अशोक जो है वो अवंती उज्जैनी का प्रांतपाल था, और प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अंदर इस घटना का उल्लेख है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला पर विद्रोह हुआ, तक्षशिला में, और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को भेजा गया और उसके पश्चात सुशील को भेजा गया। इस तक्षशिला विद्रोह में अशोक और सुशील दोनों की भूमिका रही है, और इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है दिव्यावदान में। दिव्यावदान ये कहता है कि तक्षशिला पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण को दबाने के लिए अशोक और सुशील दोनों को भेजा गया। अशोक की बात करें हम, अशोक जो कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत अधिक उत्साहित और लालायित था, इसने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर पर आक्रमण किया, और कश्मीर पर उस समय नंदराज नामक शासक का शासन था, नंदराज का शासन था। और इस बात की जानकारी हमें मिलती है भारतीय ऐतिहासिक
या भारत के इतिहास के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के अंदर राजतरंगिणी, और इस राजतरंगिणी के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं जिन्होंने राजतरंगिणी को लिखा है वे हैं कल्हण। और ये जो ग्रंथ है वो 1150 ईस्वी के लगभग लिखा गया। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसे माना जाता है तथ्यों के आधार पर। तो कश्मीर पर 7वें वर्ष इनका आक्रमण होता है और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक अपने जीवन के सबसे प्रसिद्ध यानी कलिंग पर इनका आक्रमण होता है। कलिंग पर ये अपना आक्रमण करते हैं। इस कलिंग युद्ध के अंदर 1 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं, 1 लाख लोग, और उससे भी अधिक लोग इस युद्ध के अंदर घायल होते हैं। इस युद्ध की भयावहता और इस युद्ध के बाद की स्थिति को जब अशोक देखते हैं रणभूमि में जाकर के, लोगों के मृत पड़े हुए शरीर और मृत लोगों के साथ में मृत लोगों के साथ या मृत लोगों के पास बैठकर विलाप करते हुए उनके परिजनों को देखते हैं, घायल लोगों को कराते हुए देखते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो युद्ध से दूर हट जाते हैं और युद्ध न करने का प्रण ले लेते हैं कि मैं भविष्य में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध से अपने आप को अलग कर लेते हैं। यही वो प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध है। और कलिंग की राजधानी जो है तौशली या धौली को बनाया जाता है। बिंदुसार के समय में 4 प्रांत मगध साम्राज्य का हिस्सा थे। ये 5वां कलिंग प्रांत अशोक के समय में मगध साम्राज्य के अंदर जुड़ जाता है। अब जो अशोक, जिन्हें महान अशोक की संज्ञा दी गई थी, महान अशोक की संज्ञा, ये महान शब्द इनके नाम के साथ में कैसे जुड़ा, वो जो घटना है वो कलिंग युद्ध के बाद शुरू होती है। उन्होंने सुशीम के पुत्र, जिसका नाम है, 2 बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आते हैं, 2 बौद्ध धर्म के अनुयायियों के संपर्क में आते हैं। एक तो है उपगुप्त, जिनको आप जानते हैं अच्छी तरीके से, उपगुप्त, और उसके बाद में एक है सुशीम के पुत्र जिनका नाम है श्रमण निग्रोध। श्रमण निग्रोध वो पहला व्यक्ति है जो बौद्ध धर्म की और अशोक को आकर्षित करता है। फिर वो उपगुप्त के संपर्क में आते हैं और फिर विधिवत तरीके से वो मोगली पुत्र तिस्स के संपर्क में आने के बाद में पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और बौद्ध धर्म के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव अशोक द्वारा किए जाते हैं। थैंक यू।